फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बाइनरी सर्च ट्री के अंदर रिकवर करके दिखाऊंगा बीएसटी को। अबे रिकवर बीएसटी क्या है? देखो एक्चुअल में हुआ ये कि मुझे ना एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा था एंड उसमें दो नोड की जो वैल्यू थी ना स्वैप कर दी किसी ने। ठीक, अब वो बीएसटी रहा नहीं। पहले बीएसटी था, स्वैप करने में बीएसटी रहा नहीं। अब मुझे क्या करना है, उसको वापस से बीएसटी में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि बीएसटी का स्ट्रक्चर खराब ना हो और वो बीएसटी बन भी जाए। ठीक, अब ये काम हमें ओवन में करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को हम। चलो देखो, ये आपके पास एक बीएसटी है। ठीक, इस बीएसटी के अंदर ये जो दो नोड है ना, ये वाले दो नोड, ये आपस में स्वैप है। अगर यहाँ पर 22 आ जाए और यहाँ पर 36 आ जाए तो ये बीएसटी बन जाएगा। बट मैंने क्या करा, इनिशियली 36 और 22 को आपस में स्वैप कर दिया, जिसकी वजह से भी बीएसटी रहा नहीं। अब मुझे किसी तरीके से फिगर आउट करना है कि वो दो नोड थे कौन से जिसकी वजह से स्वैपिंग, जिसकी वजह से बीएसटी नहीं रहा भी है। जब मुझे दो नोड पता लग जाएंगे, सम हाउ मैं दो नोड पता लगा लूंगा, तो मैं इन दोनों नोड की वैल्यू को आपस में स्वैप कर सकता हूँ ना। बस ये काम करना है। अब देखते हैं करेंगे कैसे। तो देखो, जब भी ना ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना बीएसटी का, तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, आप ना इसका जाके इन ऑर्डर लिख दो। बीएसटी का क्वेश्चन है ना, इन ऑर्डर लिख दो एंड देन फिगर आउट करते हैं क्या करना है। सो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। आते हैं, इसका इन ऑर्डर लिख देते हैं ज़रा, जस्ट मिनट। यहाँ पे रखा इसे, इसका इन ऑर्डर लिखते हैं। चलो 5, 10, 12, 20, 36, 25, 25 के बाद 28, 30, 22, 38, 40, 48। ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। अब जरा आप ये सोचो, जो मुझे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया गया है, इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर जो दो नोड स्वैप हुए हैं कौन कौन से हुए हैं, एक तो 36 स्वैप हो गया और एक 22 स्वैप हो गया आपस में। ये दोनों नोड आपस में स्वैप हो रखे हैं। अगर मैं इन दोनों को दोबारा से स्वैप कर दूं तो ये मेरा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे बन जाएगा। तो एक ऐसा एरे बनेगा जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका जो ऑन एन एवरेज ग्राफ रहा होगा, कैसा रहा होगा ग्राफ? अगर आप इसे ग्राफ की बात करोगे, मतलब इसको आइडियली ग्राफ ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था, क्योंकि भाई ऑफकोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ होना चाहिए। सॉर्टेड अगर मेरा एरे है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ होना चाहिए। अब हुआ ये कि ना इसकी दो वैल्यू स्वैप कर दी गई, मतलब यहाँ से एक वैल्यू निकाली, इस जगह से एक वैल्यू निकाली गई और यहाँ से वैल्यू निकाली गई। इस वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखा गया और इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखा गया, ये स्वैप कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पीक सा क्रिएट हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर एक पीक सा क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक डाउनवर्ड पीक क्रिएट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की छोटी वैल्यू उठकर पीछे चली गई, बड़ी वैल्यू उठकर आगे की ओर आ गई। तो ठीक है, हमारे पास पीक क्रिएट हो गया। अब मुझे फिगर आउट करना है कि दोनों पीक पॉइंट अगर मैं किसी तरीके से फिगर आउट कर लूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब देखो, अगर मुझे एक सॉर्टेड एरे के अंदर एक काम करना होता तो मैं काम कैसे करता। एक सॉर्टेड एरे के अंदर एक काम बहुत ईजी से करा जा सकता है, बहुत ईजिली करा जा सकता है। कैसे? आप यहाँ पे रखो अपना प्रीवियस और यहाँ पे रखो करंट। क्या करंट की वैल्यू प्रीवियस से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। ठीक है, क्या प्रीवियस करंट से बड़ा है? बिल्कुल। क्या प्रीवियस करंट से बड़ा है? बिल्कुल। क्या प्रीवियस करंट से बड़ा है? बिल्कुल है। क्या अब प्रीवियस करंट से बड़ा है? तो देखो, ये कौन सा रीजन आ चुका है कि प्रीवियस वाला पॉइंट यहाँ पर है, करंट वाला पॉइंट यहाँ पर है। ये जब दो पॉइंट मुझे मिलते हैं तो क्या इस टाइम पे प्रीवियस करंट से बड़ा है? नहीं, इस टाइम पे प्रीवियस करंट से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर ना कुछ कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा क्या हो सकता है कि इसके ऊपर ना अपवर्ड पीक आई है, ये तभी हो सकता है। यानी इसके ऊपर एक पीक आया होगा, इसके ऊपर जो, अब क्योंकि मैंने एक ही स्वैप करा है और ये मुझे पहली बार गलती मिली है, मेरा पहला स्वैप है और मुझे पहली बार गलती मिली है, इसका मतलब कि मेरे तरफ ना ये पहला अपवर्ड पीक मुझे मिला है। तो ये जो अपवर्ड पीक है ना, क्या है, आप इसको नाम दो ए और इसको नाम दो बी। इसको ए बी नाम दे दो और इसको बस अपने पास रख लेते हैं। अब मैं फिर आगे चलता हूँ। अभी भी प्रीवियस जो करंट है प्रीवियस से बड़ा है, करंट प्रीवियस से बड़ा है। यहाँ पे करंट प्रीवियस से बड़ा नहीं है, ये मुझे दूसरा पीक मिला। अब जो पीक है ना, क्या है, क्योंकि मुझे पहले भी एक पीक पॉइंट मिला था, मतलब पहले मुझे एक अपवर्ड पीक पॉइंट मिला था, अब मुझे दोबारा से कुछ कहीं पर ना ये एम्बिग्युइटी सी मिल रही है। मतलब कि मेरा एरे सॉर्टेड होना चाहिए था, बट यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ गई कि जो प्रीवियस है वो बड़ा हो गया करंट से अचानक से। यानी कि कहना चाहता है कि पिछली वैल्यू अचानक से पिछली वैल्यू जो है ना, प्रीवियस वाली वैल्यू
वो बड़ी हो गई अचानक से करंट से, कैसे हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है क्योंकि अगर मेरा एक स्वैप अवेलेबल है मेरे सॉर्टेड एरे में, पूरे सॉर्टेड एरे के अंदर सिर्फ अगर एक ही स्वैप अलाउड था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार एरे के ना आगे से कोई एलिमेंट उठकर पीछे की ओर आया है। ये तभी हो सकता है एरे के आगे से कोई एलिमेंट उठकर पीछे की ओर आया होगा। तो प्रीवियस करंट के अंदर जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे फिर से एक और एम्बिग्विटी मिले, क्योंकि एक स्वैप की वजह से दो एम्बिग्विटी क्रिएट होगी। एक सॉर्टेड एरे के अंदर आप एक ही स्वैप करते हो तो दो जगह पे एम्बिग्विटी क्रिएट होगी, एक यहाँ पे क्रिएट हुई है और एक यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो दो जगह पे एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है, जिसमें से पहली एम्बिग्विटी यहाँ पर है, दूसरी एम्बिग्विटी यहाँ पर है। अब आप यहाँ पे समझो, इस वाले पॉइंट पे समझो इस चीज़ को, कि प्रीवियस करंट में जो ये एम्बिग्विटी आई है और पहले भी जो आई थी एम्बिग्विटी, उसके अंदर क्या हुआ, जब मेरा प्रीवियस यहाँ पे था और करंट यहाँ पर था तो मैंने देखा प्रीवियस करंट से बड़ा है, ये सॉर्टेड रीजन ही है मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर इसके अगले स्टेप में क्या हुआ कि प्रीवियस बड़ा हो गया, करंट छोटा हो गया। इट मीन्स ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब सॉर्टेड एरे के आगे से कोई एलिमेंट उठकर पीछे की ओर आया हो। सॉर्टेड एरे के आगे से कोई एलिमेंट उठकर पीछे की ओर आया है, तो ये जो पीछे की ओर जो एलिमेंट आया है और एरे के सॉर्टेड एरे से आगे से आया है, इट मीन्स कोई बड़ी वैल्यू उठकर, वहां से कोई बड़ी वैल्यू उठकर पीछे की ओर गई थी। इट मीन्स ए और बी में, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ए और बी के अंदर कौन गलत है? कौन सा गलत हो सकता है? किसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर? इसके अंदर ए के गलत होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि कोई बड़ा एलिमेंट ही तो उठकर पीछे की ओर आया होगा। तो जो पीछे को एलिमेंट आया, बड़ा एलिमेंट आया, तो इसका मतलब ए बड़ा था बी से, इसका मतलब ए पक्का गलत है, बी शायद गलत नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ शायद? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक और टेस्ट केस बना के दिखाता हूँ जिसके अंदर हम ना कॉन्टिन्यूअस दोनों को अस्वैप कर देंगे, तब क्या होगा, तब ये वाली बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बट अभी जो हमने कंडीशन लिखी है, जो भी हमने कंडीशन बनाई है, उसके अंदर एक एलिमेंट यहाँ पर और दूसरा एलिमेंट कहीं दूर था, इन दोनों को आपस में स्वैप किया गया था। ठीक, तो जब मैंने इन दोनों को आपस में स्वैप किया तो पीछे से बड़ा एलिमेंट आगे की ओर आया, इट मीन्स ए वाली वैल्यू गलत है, और उसके बाद एक छोटी वैल्यू मिली मुझे बी वाली। अब आगे देखिए, जैसे आप इस प्रीवियस के ऊपर आते हो, अब मुझे पता है कि ए गलत है बी गलत नहीं है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मुझे फिर से एम्बिग्विटी मिली। अब इस एम्बिग्विटी में हुआ ये कि प्रीवियस अचानक से बड़ा हो गया करंट से। अब पूरे एरे के अंदर एक ही स्वैप हुआ है, पीछे से कोई बड़ी वैल्यू उठकर आगे की ओर गई है, तो यहाँ से एक छोटी वैल्यू उठकर पीछे की ओर गई होगी। तो जो छोटी वैल्यू उठकर पीछे की ओर गई है, इट मीन्स प्रीवियस और करंट में किसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है? प्रीवियस और करंट के अंदर करंट के गलत होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा गलत एलिमेंट है ना, कौन सा है? बी वाला एलिमेंट गलत है। ठीक, इसके लिए ना आपको एरे की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको एरे की भी जरूरत नहीं है। अब कोई भी जेनेरिक एरे उठा के देख लो, मैं अपनी बात दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ कि इसके लिए आपको एरे की जरूरत नहीं है, आपको बस कर्वेचर को ध्यान से समझना है। कर्वेचर को ध्यान से समझिए, ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ये वाला पॉइंट अपने आप समझ में आने लग जाएगा अगर हम कर्वेचर को ध्यान से समझें। तो एक बार दोबारा समझते हैं कर्वेचर को। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो पॉइंट दिखा पाऊँ मैं आपको। देखो कर्वेचर मेरा ऐसा था, मतलब जो मेरा कर्वेचर था वो ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, मेरा ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। अब हुआ ये कि भाई मैंने दो वैल्यू को कर दिया स्वैप, तो दो वैल्यू उठाने के लिए मैं जूम करता हूँ इसे, यहाँ से एक वैल्यू उठाई और इस साइड से एक वैल्यू उठाई। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट उठकर इस तरफ की ओर आ जाएगा एंड ये पॉइंट उठकर इस तरफ को चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा पीक क्रिएट होगा और इस वाले पॉइंट पर एक छोटा सा डाउनवर्ड पीक क्रिएट होगा। अब ये समझते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो एरे तो मेरा सॉर्टेड था, मैंने एक स्वैप मारा, तो मैंने यहाँ और यहाँ पे दो एलिमेंट उठा के स्वैप कर दिया। अब आप समझो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के ट्रेंड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रीवियस करंट से हमेशा ही बड़ा होने वाला है, करेक्ट। यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे करंट, अब भी मेरा क्या होगा, प्रीवियस करंट से बड़ा ही रहेगा। यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे करंट। अब यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू मतलब यहाँ पे रखोगे ना, जैसे आप प्रीवियस पीछे रखते हो तो यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे करंट, प्रीवियस छोटा है करंट से, मतलब ऑर्डर बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा सॉलिड ऑर्डर ही चल रहा है। बट जैसे ही प्रीवियस यहाँ पर आया और करंट यहाँ पर आया तो मेरा प्रीवियस बड़ा हो गया करंट से, ये तो गलत है। ऐसा कब हो सकता है? जब
क्योंकि एक स्वैप है, मेरे को मुझे पता है कि एक ही स्वैप है जब आगे से कोई बड़ी वैल्यू उठकर पीछे की ओर आई होगी। जो वो पीछे से जो वैल्यू आई है इसके अंदर मतलब प्रीवियस और करंट में से कोई एक, दोनों में दोनों भी गलत हो सकते हैं, कोई एक भी गलत हो सकता है। तो अभी के लिए मैं दोनों पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो अगले टेस्ट में बताऊंगा मैं आपको। ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, फिर यहाँ पे प्रीवियस करंट लेकर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे प्रीवियस करंट लेकर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे प्रीवियस करंट लेकर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जैसे ही हम इस वाले पॉइंट पे पहुँचते हैं, जैसे ही इस वाले पॉइंट को देखा जाता है, बस एक बार दोबारा ड्रॉ कर लें। अब जैसे आप इस वाले पॉइंट पे आते हो प्रीवियस और करंट, अब यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई। इट मीन्स यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी आई है, इस एम्बिग्यूटी का रेजोल्यूशन क्या हो सकता है कि अब पीछे की तरफ से, एरे के पीछे की तरफ से एक वैल्यू उठकर आगे की ओर आ गई। तो जो पीछे से वैल्यू आई होगी सॉर्टेड एरे के अंदर, वो तो छोटी रही होगी ना, छोटी वैल्यू उठकर आगे की ओर आई है। तो यहाँ से बड़ी वैल्यू पीछे गई है, तो छोटी वैल्यू जो आगे आई उसको डाउनवर्ड पीक ही तो क्रिएट होगा। तो डाउनवर्ड पीक का मतलब ये होगा कि प्रीवियस और करंट में यहाँ करंट गलत हो सकता है। और अगर पीछे से कोई वैल्यू उठकर आई है तो अपवर्ड पीक सही था, यानी कि वहां पर बी वाली जो वैल्यू है ना वो गलत रही होगी। जो बी जिसको पॉइंट कर रहा है वो बिल्कुल सही है, तो आप बी को उठाकर यहाँ पे कर दो और ये वैल्यू हमारी गलत है। अब क्योंकि मेरे पूरे एरे के अंदर सिर्फ एक ही स्वैप हो सकता था, तो एक ही स्वैप का मतलब हुआ कि मुझे दो वैल्यू मिल गई, इन दोनों को आपस में आके क्या कर लिया मैंने, स्वैप कर लिया। तो एक सॉर्टेड एरे के अंदर तुम बहुत इजीली काम कर पाएंगे। अच्छा, अब इसका दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अब ये मान के, अब ये सोचो आप कि आपका एरे अगेन सॉर्टेड है, बट अब की बार ना मैंने आसपास की वैल्यू को ही स्वैप करा। यानी कि ये मेरा सॉर्टेड एरे था। अगेन इसको जूम करते हैं ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। इस स्वैप के अंदर ये देखते हैं, मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को उठा के स्वैप कर दिया, दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को उठाया और स्वैप कर दिया। सो ये वाला एलिमेंट उठकर इधर आ जाएगा, ये एलिमेंट उठकर इधर आ जाएगा। तो इसकी वजह से कैसा पीक क्रिएट होने वाला है। सो दो एलिमेंट उठ के जो स्वैप हुए उसकी वजह से एक छोटा सा पीक यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा और एक पीक यहाँ क्रिएट हुआ होगा। कुछ ऐसा सा पीक क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब ये जो पीक यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीवियस करंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जैसे ही प्रीवियस यहाँ पे होता है करंट यहाँ पे होता है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, करंट प्रीवियस से बड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रीवियस करंट ये रहा, मतलब प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को, करंट किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को। अब यहाँ पे प्रीवियस बड़ा हो गया करंट से, मतलब ये दोनों गलत हैं। अगर ये दोनों गलत हैं इट मीन्स मैं इसको पॉइंट करा दूँ, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं पॉइंट कर लेता हूँ और ये वाला पॉइंट इधर आ गया। तो ये पीक थोड़ा सा हमने गलत दिखाया, ये एक्चुअल में ऐसा पीक होना चाहिए। और अगर आप समझ पाओ तो ये वाली वैल्यू उठकर इधर गई है और ये वाली वैल्यू उठकर इधर आई है, तो ऐसा कुछ है ये। तो प्रीवियस यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, प्रीवियस बड़ा हो गया करंट से, तो मैंने इन दोनों पॉइंट को मार्क कर लिया, इसको बोला ए, इसको बोला बी और मैं आगे चलता गया। प्रीवियस यहाँ पे, करंट यहाँ पर, कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। प्रीवियस यहाँ पे, करंट यहाँ पे, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। प्रीवियस यहाँ पे, करंट यहाँ पे, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। और ऐसी एम्बिग्यूटी मुझे कहीं पर भी नहीं मिली पूरे एरे के अंदर। इट मीन्स जो वैल्यू जो यहाँ पर ऐसी कोई एम्बिग्यूटी मुझे पूरे एरे में कहीं नहीं मिली ना, तो ए भी जिसको पॉइंट कर रहे हैं ना वही दोनों गलत थे, उन दोनों को आपस में जाके स्वैप कर दो। तो सिंपल था। तो हमें यहाँ पर अब इसी चीज़ को मैं आपको एरे में करके दिखाता हूँ, यही सेम काम मैं एरे के अंदर करके दिखाता हूँ, फिर बाद में इसको ट्री में भी कर लेंगे, क्योंकि ट्री में करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर हमने एरे में सॉल्व कर लिया तो। चलो यहाँ पर आते हैं, ए बी ये रहा, पी ए से बड़ा है, या फिर प्रीवियस करंट की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे करंट प्रीवियस से बड़ा है, चलो प्रीवियस, करंट प्रीवियस से बड़ा है, आगे चलो, करंट प्रीवियस से बड़ा है, आगे चलो, करंट प्रीवियस से बड़ा है, आगे चलो। करंट प्रीवियस से बड़ा नहीं है, इस वाले पॉइंट को मार्क कर दो ए, इस वाले को पॉइंट कर दो बी। चलो आगे चलते हैं। करंट प्रीवियस से बड़ा है, करंट प्रीवियस से बड़ा है, करंट प्रीवियस से छोटा हो गया। इट मीन्स इसके अंदर क्या हुआ है, पीछे से कोई छोटी वैल्यू उठकर आगे की ओर आई है। और अगर मेरा प्रीवियस बड़ा हो रहा है करंट से, तो करंट इसके अंदर गलत रहा होगा। तो हमें क्या कर देना चाहिए, बी को उठाकर यहाँ पे पॉइंट कर देना चाहिए और फिर अपना लूप चाहे तो यहीं पे ब्रेक कर दो, क्योंकि एक स्वैप है तो मुझे दो ही जगह पे एम्बिग्यूटी मिल सकती है। एक एम्बिग्यूटी पहले मिल गई और दूसरी एम्बिग्यूटी आई है ये, तो आगे चलते जाओगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। इन दोनों को आपस में स्वैप करूंगा मैं और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 22 रखा और यहाँ पे 36 रखा, मुझे अपना आंसर दोबारा से मिल गया। अब ये सोचते हैं कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ही आपस में, कोई कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ को मैं आपस में स्वैप कर देता, जैसे कि यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22 यहाँ पर और यहाँ पर 36, 22 इधर और यहाँ पर 36, आपस की दो वैल्यू मतलब 25 और 28 को स्वैप कर लेते हैं।
ठीक, यहाँ पर 28 है और यहाँ पे 25 है। यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 25 है। अब चलाते हैं। प्रीवियस करंट, करंट प्रीवियस से बड़ा है, 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 करंट प्रीवियस से छोटा हो गया। मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया। अब आगे चलते हैं। करंट प्रीवियस से बड़ा है, 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 करंट यहाँ पे प्रीवियस से बड़ा। फाइनली एरे हो गया खत्म। जैसे ही मेरा एरे खत्म हो जाता है, ये ए बी किसको पॉइंट कर रहे हैं? ये ए बी उन दोनों लोगों को पॉइंट कर रहे हैं जिसने आपस में स्वैप हुआ था, जिसके बीच में स्वैपिंग हुई थी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इनको दोबारा स्वैप करके अपने एरे को सही कर लूँगा। अगर ये मैं एल्गो एरे में चला पा रहा हूँ, तो क्या कोई ऐसा तरीका जानते हो जिसकी हेल्प से आप पूरे ट्री को ट्रेवर्स कर पाओ इन ऑर्डर तरीके में? मैं तो जानता हूँ, मॉरिस ट्रेवर्सल। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाना भी हमें आता है। ऑफकोर्स उसमें स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा, बट मैं मॉरिस ट्रेवर्सल कराना चाहता हूँ ताकि हम बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के काम कर पाएँ। तो हम ही जानते हैं। तो मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा सोल्यूशन को। पहले करा रहा हूँ मॉरिस ट्रेवर्सल से, उसके बाद उसको रिकर्जन से भी करवा देंगे। बहुत ईजी सा काम है वो तो, पर पहले मॉरिस ट्रेवर्सल करेंगे। तो मॉरिस ट्रेवर्सल में क्या लगाना चाहिए मुझे? देखो, मॉरिस ट्रेवर्सल के अंदर क्या मैं इसको इन ऑर्डर में ट्रेवर्स कर सकता हूँ? इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करने का तरीका हमें आता है मॉरिस ट्रेवर्सल का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मॉरिस ट्रेवर्सल की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप हमारे जो हमारा ट्री का प्ले लिस्ट है उसमें जाकर वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसको ना पहले मॉरिस ट्रेवर्सल को जाके कोड करते हैं। तो मॉरिस ट्रेवर्सल के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता था, पब्लिक स्टैटिक ट्री नोड। एक होगा मुझे गेट राइट मोस्ट नोड, गेट राइट मोस्ट नोड। अब मॉइस्ट टेल्स की वीडियो अगर आपने पहले देख ली होगी तो अब आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या होता है। जब हम राइट मोस्ट नोड निकाल रहे होते हैं तो मुझे यहाँ पे एक करंट पास करना होता है, एक नोड, और एक मुझे अपनी वैल्यू मतलब जो लेफ्ट नोड होती है वो हमें पास करनी होती है। तो करते हैं इसे। एक तो मैं नोड पास करूँगा और एक यहाँ पे ट्री नोड। ये क्यों करना होता है? ट्री नोड, एक मुझे यहाँ पे करंट नोड पास करना होता है। तो यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे तब तक जब तक नोड का जो राइट है नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। एंड अगर नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है और साथ के साथ जो नोड का राइट है ना वो करंट के इक्वल नहीं है, अगर वो मेरा करंट के इक्वल नहीं है, तब क्या करो, आप नोड के राइट में चले जाओ। ठीक, अगर नोड का जो राइट है वो नल नहीं है और नोड का राइट करंट के इक्वल में, तो राइट में चले जाओ। अब नोड का राइट नल नहीं है, करंट के इक्वल में, आगे चले जाओ। अगर नोड का राइट नल के इक्वल हो जाता है तो ये मेरा राइट मोस्ट नोड है। और अगर नोड का राइट करंट के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब थ्रेड बन रखी थी वहाँ पर, तभी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देंगे यहाँ पर हम नोड को। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे नोड को। अब ना ये मॉइस्ट टेबल की गहराई मैं आपको यहाँ नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे डैट मॉइस्ट टेबल यूज़ कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको मॉइस्ट टेबल अच्छे से लिखना आता है। ट्री नोड मैं करंट नोड बनाता हूँ जो कि होगा रूट, एक ए बनाता हूँ जो कि है नल, एक बी बनाता हूँ वो भी क्या है मेरे लिए नल, और एक बनाता हूँ मैं यहाँ पे प्रीवियस, वो भी क्या है मेरे लिए। चलो अब एक चलाएंगे हम वाइल लूप। कब तक? ये वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक करंट नल के बराबर नहीं हो जाता। तो जब तक करंट नल के बराबर हो तब तक वाइल लूप चलाते रहो। आती सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ट्री नोड अपना लेफ्ट नोड निकाल लो। लेफ्ट नोड क्या होगा आपके लिए, करंट डॉट इफ। ये जो आपका लेफ्ट नोड आया है, अगर ये नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल टू नल है तो इसका मतलब ये इन ऑर्डर के अंदर मेरा पहला नोड आ चुका है। अगर लेफ्ट नोड मेरा इक्वल टू नल हो जाता है तो ये इन ऑर्डर के अंदर प्रिंट होने लायक नोड है। ठीक, तो यहाँ पर हम यूजली क्या क्या करते थे, हम करते थे ऐसा होने पर हम करंट को करंट के राइट पे ले जाते थे और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता था नोड को। दूसरा काम क्या करते थे हम, एल्स पे मैं यहाँ पे निकालता था नोड, ट्री नोड, राइट मोस्ट नोड, आर एम एन नाम दिया राइट मोस्ट नोड। तो फिर मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, गेट राइट मोस्ट नोड को। तो
गेट राइट मोस्ट नोड को कॉल किया, उसको मैंने एक को तो मैं इसको लेफ्ट नोड पास कर देता हूँ, भाई लेफ्ट नोड पास कराए, और एक हमने इसके अंदर करंट पास कर दिया कि अपना राइट मोस्ट नोड लेकर आ जाओ। ये हो जाएगा मेरे पास राइट नोड। अब अगर RMN जो निकल कर आया है, अगर उसका जो राइट है इक्वल टू नल है, तो इसका क्या मतलब होता था कि हमें बनाना है यहाँ पे थ्रेड, यानी कि RMN डॉट राइट पे जाके करंट अटैच करो और करंट को ले जाओ करंट के लेफ्ट पे। एल्स यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये भी मेरा इन ऑर्डर का रीज़न आता है, यहाँ पे भी मुझे प्रिंट करना होता था और फिर क्या करना होता था हमें, RMN डॉट राइट को नल, वापस में थ्रेड को करो ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद करंट को ले जाओ करंट के राइट पे। ये काम करना होता था यहाँ पर। अब ये काम करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये इन ऑर्डर का रीज़न है, ये भी इन ऑर्डर का रीज़न है और ये भी इन ऑर्डर का रीज़न है, तो इन ऑर्डर का जो लॉजिक हमने डिसाइड किया वो लिख लेते हैं। यानी कि अगर मेरा प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल है एंड प्रीवियस डॉट वेल इज ग्रेटर देन करंट डॉट वेल, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे आ गई एम्बिग्यूटी। तो अगर ये एम्बिग्यूटी आई है, मेरा प्रीवियस डॉट वेल करंट डॉट वेल से बड़ा है, तो ये एम्बिग्यूटी दो तरीके की हो सकती है, ये तो पहली बार आई है, ये तो पहली बार आई है ये एम्बिग्यूटी, या फिर दूसरी बार आ रही है। अगर ये पहली बार एम्बिग्यूटी आई है तो मुझे ए को आते ही किसको पॉइंट करवा देना चाहिए, मतलब ए आते ही किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस को, और बी किसको पॉइंट करेगा आते ही, करंट को, अगर मेरी पहली एम्बिग्यूटी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वल टू करंट कर देंगे, करेक्ट। अगर पहली एम्बिग्यूटी तो ऐसा ही होना चाहिए था, बट अगर मान लो दूसरी एम्बिग्यूटी होती, तो अगर दूसरी एम्बिग्यूटी होती तो बी वाला पॉइंटर कहाँ चला जाता, करंट के पास। तो देखो चाहे पहली बार एम्बिग्यूटी आए या दूसरी बार आए, मतलब पहली बार अगर मुझे वहां पे वो पीक मिला या चाहे दूसरी बार पीक मिला, तो जो बी वाला पॉइंटर है हमारा, ये सी नहीं है बी है, ये जो बी वाला पॉइंटर है इन एनी केस किसको पॉइंट करता है, करंट को पॉइंट करता है। जबकि ए वाला पॉइंटर ना, अगर मेरे को पहली बार अगर ये एम्बिग्यूटी आई थी तो ए वाला पॉइंटर प्रीवियस को पॉइंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस है, यहाँ पे करंट था, पहली बार में प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और अगली बार दोबारा एम्बिग्यूटी आई तो ये प्रीवियस को पॉइंट नहीं करता, ये अपने आप को शिफ्ट ही नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ चेक लगा दूं, इफ ए इक्वल टू नल देन ये काम कर दो, अगर ए इक्वल टू नल है देन ये काम करो, नहीं तो बी को करंट के इक्वल शिफ्ट कर दो। बस ये वाली लाइन है ना हमें यहाँ पे भी लिखनी चाहिए, और ये वाली लाइन मुझे यहाँ पर भी लिखनी चाहिए, ठीक, यहाँ पे भी लिखेंगे वाली लाइन और इधर भी हमें लिखना चाहिए था। अब जैसे ये लाइन लिख ली हमने, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी रिजॉल्व। ठीक, अब देखो ऐसा तो यहाँ पे इस वाले चेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस है ना, सबसे पहली बार, मतलब ये कंडीशन सबसे पहली बार कब चेक होगा, जब ट्री नोड के अंदर ऐसा कुछ केस बनेगा, जब ट्री नोड के अंदर ऐसा कुछ केस बनेगा, या तो मेरा लेफ्ट है ही नहीं, मेरे पास लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा ट्री नोड है तो लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये पहली बार जो होता है ना, सबसे पहली बार वही नोड मिलेगा जिसके अंदर लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा उसके पास। तो प्रीवियस इक्वल टू नल ना सिर्फ इसी इफ के अंदर चेक होता है, वैसे तो आप हर जगह लगा लो, यहाँ पे भी इस वाले चेक को रखो और यहाँ पे भी इस वाले चेक को रखो, बट इतना मैटर नहीं करेगा ये वाली बात, इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि ये चेक ना, इस चेक की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, यहीं पर होनी चाहिए। यहाँ पे इस चेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वाले चेक की कोई रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब मैं इस रीजन में आऊँगा ना तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रीवियस मेरा इक्वल टू नल हो। जहाँ पे मैं थ्रेड को ब्रेक करने के लिए आ रहा हूँ, भाई थ्रेड बनाने के लिए वो नोड होना चाहिए, ठीक। अगर मैं इस नोड पे आया और इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मेरा इन ऑर्डर का रीज़न हुआ, इन ऑर्डर का रीज़न होते ही वो इस वाले इफ़ के अंदर आएगा। तो इस वाले इफ़ के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि मेरा लेफ्ट नल हो रहा हो, सिर्फ इसी रीजन के अंदर हो सकता है, और इसी रीजन के अंदर सबसे पहली बार अगर ऐसा होगा उस टाइम पे प्रीवियस अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अपने आप को करेक्ट वैल्यू पे सेट कर लेगा। ये फिर भी ड्राई रन में समझेंगे हम एक बार और। तो मैं यहाँ पे ना प्रीवियस इक्वल टू नल का चेक यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ से हटाया जा सकता है ये वाला चेक, ये चेक यहाँ से हटा लो, और जब आप इससे बाहर आओगे ना आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। जैसे आप इससे बाहर आओगे मुझे मेरा आंसर मिल चुका होगा। अब मुझे पता है कि ए और बी सही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। इफ ए इज नॉट इक्वल टू नल देन क्या करो, एक टैम बनाओ जो कि होगा ए डॉट वेल, फिर ए डॉट वेल इक्वल टू बी डॉट वेल करो, और बी डॉट वेल इक्वल टू एम कर दो, दोनों को स्वैप कर दो और हमारा नोड
बिल्कुल वैसे का वैसे, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, डेटा अपने आप ही सही जगह पे पहुंच गया। तो इसको चला के देख लेते हैं, चला के देखेंगे और इसको ड्राई रन भी कर लेंगे। जो इसका दूसरा तरीका उसमें क्या है, इन ऑर्डर में रिकर्सिव कॉल लगा दो। खैर वो सॉल्यूशन तो वर्थ इट नहीं लगता मेरे को इसके आगे, जब मैं ओवन स्पेस के अंदर और ओवन टाइम के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं फालतू में ओवन स्पेस क्यों लूँ, रिकर्जन का स्पेस क्यों लेना चाहिए मुझे, कोई सेंस ही नहीं इस बात का। फिर भी एक बार इसको ड्राई रन करके देखेंगे हम कि किस तरीके से बिहेव करता है। चलो यहाँ समझते हैं, ड्राई रन बहुत ज़रूरी है। ड्राई रन से हमें पता लगता है कि जो कोड है ना, किस तरीके से कोड का फ्लो चल रहा है। ठीक है, चलो इधर आते हैं। यहाँ पर है करंट, यहाँ पर है मेरा लेफ्ट नोड। अब ठीक है, लेफ्ट नोड मेरा नल नहीं है, तो मैंने क्या करा, आते ही सबसे पहले लेफ्ट नोड नल नहीं है तो अंदर आया, गेट राइट मोस्ट नोड मंगवाया। राइट मोस्ट नोड क्या करता है, इसके राइट में ट्रेवल करता है। भाई लेफ्ट इस नोड का राइट नल नहीं है और वो ना ही करंट के इक्वल है। चलो आगे चलते हैं। अभी जो नोड है मेरे पास, इस नोड का राइट नल है। अगर इस नोड का राइट नल है तो इसका मतलब यही राइट मोस्ट नोड है। तो राइट मोस्ट नोड कौन बना, ये बना। राइट मोस्ट नोड का राइट नल के इक्वल है, तो क्या करो, थ्रेड क्रिएट कर दो। यहाँ पे हमने एक थ्रेड जोड़ दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी थ्रेड जोड़ी, अब मैं करंट को उठा के कहाँ ले गया, करंट के लेफ्ट पे। यहाँ पे लेफ्ट नोड रखा, फिर राइट मोस्ट नोड 12 निकल कर आएगा और फिर से थ्रेड कनेक्ट कर देंगे, और फिर करंट उठ के वापस से कहाँ जाएगा, इस जगह, लेफ्ट वापस से इस जगह। फिर यहाँ पे देखा और यहाँ पे आते ही, क्योंकि राइट मोस्ट नोड कौन बनेगा, यही लेफ्ट नोड। क्यों, क्योंकि इस नोड का जो राइट है वो नल है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, करंट को उठाकर यहाँ कर दिया। अब मैं जैसे ही 5 के ऊपर आता हूँ, 5 का जो लेफ्ट है ना वो नल के इक्वल है। जैसे ही 5 का जो लेफ्ट है वो नल के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो मेरा सबसे पहला केस यहीं पर आया, मेरा सबसे पहले प्रीवियस अब यहीं पे सेट होने वाला है। प्रीवियस इक्वल टू नल है, ठीक है, चेक कंडीशन चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि एरे का स्टार्टिंग है, और एरे के स्टार्टिंग है लेफ्ट, तो हमेशा ही नल होने वाला है। चाहे जो मर्जी लिख लो, जैसा मर्जी ट्री बना लो आप, जो भी आप इन ऑर्डर लिखोगे, इन ऑर्डर में सबसे पहले हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड ही आता है, और लेफ्ट मोस्ट नोड का जो लेफ्ट होगा वो तो गारंटेड नल होगा ही होगा, तभी तो लेफ्ट मोस्ट नोड है वो मेरा। तो लेफ्ट मोस्ट नोड के लिए ही सबसे पहले प्रीवियस सेट होने वाला है, सिर्फ उसके लिए प्रीवियस सेट होगा। तो यहाँ पर जो एरे के अंदर ये जो सबसे पहला नोड है, इसके लिए मैं कोई चेक कर ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे करंट रखूँ तो प्रीवियस कहाँ रखूँ, है ही नहीं मेरे पास। तो इस पहले नोड के लिए तो मैं चेक कर ही नहीं सकता कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक नोड में क्या ही कंपेरिजन होगा। तो आती क्या करा, इसको आती है मैंने प्रीवियस सेट करा, और करंट को लेके मैं कहाँ चला गया, करंट के राइट पे। अब ये पैटर्न मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि करंट के राइट पे क्यों जाना चाहिए हमें। हम यहाँ पहुँचे और वापस से सारी चीज़ें अब स्टार्ट होती हैं। लेफ्ट नोड यहाँ रखा, नोड यहाँ रखा। अब की बार नोड का राइट नल के इक्वल नहीं है, बट नोड का राइट करंट के इक्वल हो गया। कंडीशन होगी फॉल्स, लूप रुक गया और ये मेरा राइट मोस्ट नोड आया। राइट मोस्ट नोड आती क्या करा, अच्छा प्रीवियस की वैल्यू करंट की वैल्यू से बड़ी है, नहीं बड़ी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या करते हैं, प्रीवियस को करंट के इक्वल कर देते हैं और करंट को कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर, और अपने थ्रेड को ब्रेक कर देना जाने से पहले। चलो इधर आए। अब करंट का लेफ्ट अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या चेक करेंगे, प्रीवियस नल के इक्वल नहीं है। चलो देखो अब यहाँ पे ये कंडीशन अब हमेशा ही क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है। तो ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू है, कोई भी प्रीवियस तो सेट हो गया। प्रीवियस डॉट वेल क्या करंट डॉट वेल से बड़ा है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्रीवियस को उठा के कहाँ कर दो, करंट पे कर दो, और करंट उठा के कहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। अब यहाँ पे आया नोड, यहाँ पे आया लेफ्ट नोड, और ये निकल गया मेरा राइट मोस्ट नोड। राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो कैसा है, करंट के इक्वल है। इट मीन्स जैसी ऐसी बात होती है, जैसे वो करंट के इक्वल आता है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही करंट के इक्वल आएगा सबसे पहले तो प्रीवियस डॉट वेल, क्या 12 20 से बड़ा है, नहीं, ठीक है, तो प्रीवियस को उठा के कहाँ कर दो, करंट के इक्वल कर दो, और राइट मोस्ट नोड के राइट को नल कर दो, यानी कि इस थ्रेड को ब्रेक कर दो। अब मैं जैसे ही इस वाले पॉइंट पर आया, करंट यहाँ पर आ गया राइट में, दोबारा से वही सेम काम होगा कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्या प्रीवियस करंट से बड़ा है, नहीं, तो प्रीवियस उठकर इधर आ जाएगा, करंट उठकर इधर चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे करंट इधर उठकर इधर आया, मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट रखा और राइट मोस्ट नोड निकाला, तो मेरा आया R36 का राइट है करंट के इक्वल। इट मीन्स अगर ऐसा हो रहा है तो ये इन ऑर्डर का नोड आया। जैसे मेरे को इन ऑर्डर का नोड मिलता है, अब मुझे क्या चेक करना चाहिए, अब यहाँ पे मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा एम्बिग्यूटी को, क्या प्रीवियस डॉट वेल करंट डॉट वेल से बड़ा है, बिल्कुल, यहाँ पे तो बड़ी वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये मेरे को पहला पीक पॉइंट मिला है। ठीक, अब ये पीक पॉइंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये मेरा क्या पता यही मेरा वो पीक पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट सही जगह पे पॉइंट करने लग जाए, और क्या पता इसके आगे एक और एम्बिग्यूटी मिल सकती है। तो इसलिए मैंने क्या करा, इस वाले को माना ए, प्रीवियस को माना आते ही मैंने यहाँ पर ए, कि भाई तुम तो ए हो, तुम हो बी, प्रीवियस को यहाँ पे लेकर गया, इस थ्रेड को किया ब्रेक,
और ब्रेक करने के बाद करंट को उठाकर लेके चला गया राइट में। ठीक, अब दोबारा से देखा यहाँ पर जो मेरा लेफ्ट नोड था, राइट मोस्ट नोड निकालेंगे तो 22 को पॉइंट करेगा, करंट आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको पॉइंट करेगा, करंट आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो प्रीवियस से 25, मेरी वैल्यू 28, तो करंट तो प्रीवियस से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, हम इधर चले जाते हैं, फिर से मेरा लेफ्ट राइट मोस्ट नोड ये निकल कर आया, राइट मोस्ट नोड जो निकल कर आया उसका राइट किसके इक्वल है, करंट के, करंट के इक्वल है, तो मतलब थ्रेड को करो ब्रेक, थ्रेड को ब्रेक करना है। क्या करंट प्रीवियस से बड़ा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब प्रीवियस वाला पॉइंटर 30 को पॉइंट करेगा और मैं चला जाऊंगा उसके राइट पर। फिर से मैंने अपना राइट मोस्ट नोड निकाला, वो निकल कर आया 30। अब 30 का जो राइट है करंट के इक्वल है, मतलब थ्रेड को करना है ब्रेक। अगर आप थ्रेड को ब्रेक करने की बात कर रहे हो तो पहले चेक करो क्या प्रीवियस करंट से बड़ा है, क्या 22 से बड़ा है। हाँ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे जैसी कंडीशन ट्रू होगी मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है, स्वैपिंग हुई है, यानी कि पीछे से कोई छोटी वैल्यू उठकर आगे की ओर आई होगी। करेक्ट, इसीलिए करंट यहाँ पे गलत होगा। तो आप यहाँ से बी वाले एलिमेंट को, जिसको पहले बी पॉइंट कर रहा था, अब वो किसको पॉइंट करेगा, सी को पॉइंट करने लगेगा। और ये लूप हम चलाते रहेंगे, मतलब इसको हम रोक नहीं रहे, कंडीशन रोकने क्योंकि यहाँ पे थ्रेड बना हुआ है, इसको रोक नहीं रहे, इस थ्रेड को हम चलने देंगे, बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। जब पूरी तरीके से ऑब्जर्व पूरी तरीके से चल जाएगा ना, तो हम वापस में क्या करेंगे, ए और बी को अब स्वैप कर देंगे। जब पूरी तरीके से ये रन खत्म हो जाएगा ड्राई रन, तो मैं ए और बी को वापस से क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो इसमें करा क्या मैंने, इस लॉजिक में करा क्या मैंने, इस लॉजिक के अंदर अपने ट्री को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करा। अच्छा, इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करूंगा तो मुझे ऑर्डर कैसा पता लगेगा, ऑर्डर मुझे दिखेगा एक सॉर्टेड सा ऑर्डर। अगर मुझे सॉर्टेड सा ऑर्डर दिख रहा है तो क्या सॉर्टेड एरे के अंदर एक स्वैप का पता नहीं लगा सकते हम, उसके लॉजिक तो हम पहले से जानते हैं, हमें बस पॉइंटर ही तो चलाने हैं। वो बस पॉइंटर आप इन ऑर्डर के अंदर चला दो। तो ये इन ऑर्डर का ही तो लॉजिक लिखा मैंने। अगर मैं इस वाले इफ़ को हटा दूं, इसको हटा दूं और इसे हटा दूं, तो बेसिकली मैंने इन ऑर्डर का लॉजिक ही तो लिखा है। मैंने बस इन ऑर्डर का लॉजिक लिखा, उसके अंदर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिया कि इन ऑर्डर के अंदर मुझे क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर दी एंड उससे हमें हमारा आंसर मिल गया। तो कोड बहुत इजी होता है, आपको ना बस उसको जब भी बीएसटी का क्वेश्चन आए, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको ना रिकवर करना पड़ जाए, बीएसटी से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ जाए, तो बेस्ट क्या रहता है ना, उसका एक बार ना इन ऑर्डर लिख लो और देखो क्या इन ऑर्डर में कुछ दिख रहा है आपको। अगर कुछ दिख रहा है तो वही मेरा सॉल्यूशन हो सकता है। वो जो सॉर्टेड ऑर्डर है ना, वो मेरा आंसर बन सकता है। उस ऑर्डर को बस आपको पहचानना होता है। तो यही थी वीडियो। बाकी तो अगर आप रिकर्जन सॉल्यूशन बात करोगे ओवर मॉरिस ट्रैवर्सल, तो वो तो ओवन स्पेस लेगा, तो इतना अच्छा सॉल्यूशन वो है नहीं। मॉइस्ट टेरेस वाला सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्पेस कितना कंज्यूम करा, इसके अंदर स्पेस कंज्यूम किया ओवन, और टाइम कितना कंज्यूम करा मैंने, ओवन। तो ये बेटर सॉल्यूशन है, काफ़ी बेटर सॉल्यूशन है ये। ठीक, तो ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।